साथियों नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्लासेज का क्रम निरंतर जारी है। मैं हूं लोकेश डागोर और आप देख रहे हैं पॉलिटी गुरुजी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की क्लास रहने वाली है मूल अधिकार से रिलेटेड। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपको एक एक आर्टिकल क्या वर्णन करता है मूल अधिकारों से रिलेटेड, किस किस प्रकार के प्रश्न विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इनको भी साथ में कवर करते चलेंगे। रीट 2025 की जो भी अभ्यर्थी एसएसटी लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास रामबाण साबित होगी। सबसे पहले कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं मूल अधिकारों के बारे में। क्लियर है? देखिए, यस, देखो, सर्वप्रथम वो देश कौन सा है जो अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? दो फैक्ट निकल के आते हैं इससे। कौन कौन से? सबसे पहले वो देश जो मौलिक अधिकार प्रदान करेगा लेकिन संवैधानिक मान्यता नहीं देगा, तो वो देश हो जाएगा फ्रांस। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक मिनट, लैपटॉप को बंद कर दूं। यस, तो वो देश रहेगा फ्रांस। और इसके बाद जो आप पढ़ते हो, पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। तो अमेरिका ही वह पहला देश है जो अपने नागरिकों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करेगा मौलिक अधिकारों की। ये कुछ वो फैक्ट हैं दो जो आपको फैक्ट बेस याद रखने हैं। पहला देश हो जाएगा फ्रांस जो मौलिक अधिकार देगा, लेकिन वो देश जो मौलिक अधिकार देगा लेकिन उनको संवैधानिक मान्यता भी प्रदान करेगा, तो वो देश कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अमेरिका। यस। इसके बाद एग्जामिनर यहां से बहुत अच्छे प्रश्न पूछता है और सिंपल प्रश्न बनते भी हैं। एक तो देखो, सीधा सा आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का भाग 3, कौन सा भाग 3, कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? आपका आंसर होगा भाग 3। आर्टिकल अगर पूछे तो अनुच्छेद 12 से 35, और एक पूछ लेता है कि भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, आपका आंसर हो जाएगा भाग 3 को। क्लियर? और क्या पूछ सकता है? देखो, यदि एग्जामिनर आपसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा पूछ ले और भाग 3 नहीं दे तो क्या करना है? उसने भाग 3 नहीं दिया, एक आर्टिकल है अनुच्छेद 21 जो रिलेटेड है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जीवन जीने के अधिकार से। किससे? जीवन जीने के अधिकार से रिलेटेड है। अब आप बताएं तो आपका आंसर हो जाएगा, यदि एग्जामिनर भाग 3 नहीं देता है और क्या देता है? अनुच्छेद 21, आप राइट आंसर करके आएंगे कि भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है आपके आर्टिकल अनुच्छेद 21 को। क्लियर है? अब चलते हैं कुछ मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कुछ फैक्ट और हैं, फिर एक एक आर्टिकल क्या वर्णन करता है उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान अमेरिका से ग्रहण किया गया है। अच्छा प्रश्न बनता है, जब आप संविधान के स्रोत पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मौलिक अधिकार हमने कौन से देश से ग्रहण कर लिए? अमेरिका से ग्रहण कर लिए, क्योंकि अमेरिका ही वो पहला देश है जहां से पहली बार मौलिक अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अवधारणा देखने को मिलती है, और उसी देश से हमने क्या ग्रहण कर लिया? मौलिक अधिकार। मूल संविधान की बात करें तो आपको पता है, पहले एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न हुआ करता था ये अनुच्छेद 31 को लेकर। बहुत सारी एग्जामों में एग्जामिनर ये पूछता था कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। एक हो गया है कम, तो कौन सा हुआ है? तो वो हो गया है अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में क्या था? अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार था। और संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटेगा और 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में रह जाएंगे। क्लियर है? यस। अब चलते हैं, यहां से एग्जामिनर सुमेलित करवाने वाला प्रश्न पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है? सुमेलित करवाने वाला एक अच्छा प्रश्न बनता है। इससे पहले आप 7 मौलिक अधिकार पढ़ लें। यस,
पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, अनुच्छेद कौन सा है? 14 से लेकर 18। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद कौन सा है? 19 से 22। इसके बाद तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और वो आर्टिकल है अनुच्छेद 23 से लेकर 24। क्लियर है? चलते हैं चौथे मौलिक अधिकार पर, और वो आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28। पांचवा मौलिक अधिकार शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 29 से 30। ये था छठा मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था, लेकिन वर्तमान में नहीं है। नहीं है तो कहां गया भाई? ये हमने पहुंचा दिया 300A में। 300A में पहुंचाया तो कोई अमेंडमेंट हुआ? जी हाँ, बिल्कुल हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1978 होगा, और ये कहां पहुंच गया? 300A में। क्लियर? अब है सातवां मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको अंबेडकर जी आत्मा की संज्ञा प्रदान करते हैं। अच्छा प्रश्न बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा किसको प्रदान की है? आपका आंसर होगा सर अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 संबंधित है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। क्लियर है? यस, चले भाई। अब देखिए, ये तो 7 मौलिक अधिकार थे जो आपके मूल संविधान में थे, और वर्तमान में कितने रह गए? तो वर्तमान में रह गए 6, जिनमें देखिए आप समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार वर्तमान में हट गया है, नहीं है। और 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं? यह है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है, क्या है भाई? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 32। क्लियर? ये 6 मौलिक अधिकार हैं। ये कुछ वो फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं एक एक आर्टिकल की विस्तार से व्याख्या समझें। सबसे पहले अधिकार आता है आपका समानता का अधिकार। अगर युग में पूछे, अनुच्छेद 14 से 18 कौन सा है? अनुच्छेद 14 से 18 आएगा। यदि आप एक एक आर्टिकल की बात कर ले, पहले सबसे पहले अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करोगे। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में क्या है भाई? अवसर की समानता है। 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंतर अर्थात छुआछूत का निषेध है। अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों का अंत करता है, लेकिन कहता है शिक्षा और सेना के क्षेत्र में आप उपाधि ले सकते हो। पढ़े डिटेल में। सबसे पहला आर्टिकल अनुच्छेद 14। देखिए, अनुच्छेद 14 वर्णन करता है विधि के समक्ष समानता। किसको वर्णन है? विधि के समक्ष समानता। क्लियर? इसका मतलब है कि कानून के समक्ष सभी क्या है भाई? समान है। कानून के समक्ष सभी समान है। और ये विधि के समक्ष समानता हमने किस देश से ग्रहण कर ली? तो ये ब्रिटेन से ग्रहण कर ली। लेकिन आप एक बिंदु और पढ़ते हो, और वो आता है विधि का समान संरक्षण। क्या पढ़ते हो? विधि का समान संरक्षण। ये अवधारणा कहती है कि भाई ठीक है, कानून के समक्ष सभी समान है, लेकिन सभी के साथ आप समान व्यवहार कैसे कर सकते हो? एक व्यक्ति है, वो विकलांग है, और यदि कोई ऐसी कोई पात्रता परीक्षा है या कुछ भी है जिसमें 1 किलोमीटर की दौड़ है, तो एक सामान्य के लिए और एक विकलांग के लिए आप समान कैसे कानून लागू कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो ये कहता है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। क्या कहता है? कि समान परिस्थितियों में आपको क्या करना है? समान व्यवहार करना है। और ये अवधारणा हमने कहां से ले ली? अमेरिका से ले ली। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जिनमें आप सबसे पहले एक आर्टिकल देखोगे, और वो आर्टिकल है आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल। क्या है? राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, इनको विशेष अधिकार प्रदान करता है। देखिए, और वो आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 361। 361 कहता है कि भाई राज्यपाल और राष्ट्रपति ये 2 पद ऐसे हैं जिनके लिए आप पद पर रहने के दौरान, अर्थात इनकी पदावधि के दौरान
कोई भी दंडात्मक या न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, अर्थात इनको विशेष अधिकार हो गया। तो बताओ भाई कानून के समक्ष कहां समान है, तो इसको आप अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं मानोगे। इसके बाद एक आर्टिकल और है, वो कौन सा है, अनुच्छेद 105 है। कौन सा है सॉरी अनुच्छेद 105 है, जो कहता है संसद सदस्यों को विशेष अधिकार है। सामान्य नागरिकों की अपेक्षा संसद सदस्यों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। एक आर्टिकल है आपका 194, जो विधानमंडल, इसके राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं अर्थात एमएलए होते हैं, उन एमएलए और एमएलसी को भी क्या करता है, विशेष अधिकार प्रदान करता है सामान्य नागरिकों की अपेक्षा। और इन तीनों आर्टिकलों को आप ये कहें कि सर कानून के समक्ष जब सभी समान है तो विशेष अधिकार क्यों, तो स्पष्ट रूप से कहा गया है भाई क्या, कि इनको आप उल्लंघन नहीं मानोगे। इसके बाद एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में आप देखोगे 5 आधार हैं, जिनमें धर्म है, जिनमें जाति है, जिनमें लिंग है, जिनमें मूल वंश है, जिनमें जन्म स्थान है। इन 5 आधारों पर आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हो। क्लियर है, आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह है आपका आर्टिकल 15 का जब सब क्लॉज 3 देखोगे आप, तो ये कहता है, ये भी अपवाद है, ये कहता है यदि राज्य चाहे तो स्त्रियों और बालकों के लिए क्या कर सकता है भाई, उपबंध कर सकता है अलग से विशेष प्रकार से। और इसको आप 15 का उल्लंघन ही मानोगे, क्योंकि तुम कहोगे साहब लिंग के आधार पर तो भेदभाव ही नहीं करना है, और आप स्त्री होने के नाते इनको विशेष सुविधा प्रदान कर रहे हो या किसी प्रकार के विशेष अधिकार दे रहे हो। तो वो कहता है 15 का सब क्लॉज 3 कि स्त्री और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधानों का उपबंध कर सकता है राज्य, और ये राज्य की इच्छा पर डिपेंड है। अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 3। इसके बाद एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन। क्या है भाई, लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में। देखो ये जो क्लास है ना, इसमें आपको सारे के सारे मौलिक अधिकार एक ही क्लास में कवर हो जाएंगे। तो थोड़ा क्यों स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगी फिर, है ना। तो ज्यादा लॉन्ग वीडियो मैं नहीं चाहता, मेरा प्रयास रहता है मैं आपसे कम से कम बात करूं, कम से कम टाइम वेस्ट करके अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास करता हूं। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन और सरकारी नौकरियों में आपको अवसर की समानता है, लेकिन आप जब 16 का सब क्लॉज 3 पढ़ते हो तो ये कहता है कि ये राज्य अगर चाहे ना तो आवास और निवास की अहर्ता, निवास की कोई अहर्ता मतलब बाध्यता कर सकता है। कोई सरकारी नौकरी में अगर राज्य चाहे तो कर सकता है कि भाई ये जो सरकारी नौकरी है कोई राज्य सरकार के अधीन या सरकारी कोई नौकरी है, उसमें राज्य की इच्छा पर डिपेंड करेगा कि वो चाहे तो क्या कर सकता है, निवास की अहर्ता कर सकता है कि उसके लिए उस जगह का निवासी होना अनिवार्य है। अब आप कहोगे सर बताओ ये तो फिर अवसर की समानता कहां रही, तो ये भी इसको अपवाद माना गया है। इसके बाद आप पढ़ते हो अनुच्छेद 16 का 4। क्या पढ़ते हो, अनुच्छेद 16 का 4 यदि ये कहता है यदि किसी पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है, क्या प्राप्त नहीं हुआ, उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो एक आर्टिकल है और वो राष्ट्रपति को प्राप्त है, अनुच्छेद 340। कौन सा है, अनुच्छेद 340 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति और एक पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। और इसी शक्ति का प्रयोग करेगा राष्ट्रपति। और आपको पता है 1953 में पहला आयोग आएगा काका कालेलकर आयोग। कौन सा आया, काका कालेलकर आयोग है, जिसको आप प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हो। क्लियर है। लेकिन इसके बाद आप पढ़ते हो 1979 में, क्या पढ़ते हो, 1979 में एक बीपी मंडल आयोग बनाया जाएगा जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा 1980 में मोरारजी देसाई की सरकार में।
लेकिन ये रिपोर्ट रखी रह जाएगी और इसके बाद इस रिपोर्ट को 1990 में बीपी सिंह की सरकार में लागू किया जाएगा और ओबीसी को 27% क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा। ये भी आपका अनुच्छेद 16(4) से रिलेटेड है और राष्ट्रपति का आर्टिकल याद रखना है, अनुच्छेद 340। क्लियर है। अगला भाई अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 एग्जामिनर का फेवरेट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना है, प्रश्न पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत किया गया है। एक आर्टिकल आता है समानता के अधिकार में आपका अनुच्छेद 18 और ये कहता है उपाधियों का अंत। क्या कहता है? उपाधियों का अंत करता है, लेकिन कहता है 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें आप उपाधि प्राप्त कर सकते हो। वो कौन से हैं? शिक्षा और सेना। इन क्षेत्रों में आपको उपाधि प्राप्त की जा सकती है। ये तो आप पद्मश्री और पद्म भूषण ये जो पुरस्कार हैं ये भी यही है, तो इनको इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल है अनुच्छेद 18 जो समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का पहला प्रश्न यहां से बनेगा, अनुच्छेद 19 से 22 योग में पूछ लेगा। अब एक एक आर्टिकल की बात कर लें। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। अनुच्छेद जो 19 है इसमें आपको स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। क्या प्रदान की गई हैं? स्वतंत्रता। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। कौन कौन सी है? जिसमें सबसे पहली स्वतंत्रता है आपकी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता है आपकी आप शांतिपूर्वक मतलब बिना हथियार के सम्मेलन कर सकते हो, तो शांतिपूर्वक सम्मेलन। तीसरा है आपको आप कोई भी संघ या संगठन बना सकते हो। चौथी जो स्वतंत्रता प्रदान करता है ये कहता है आपको निर्बाध विचरण अर्थात आप भारत में कहीं घूमिए, इसकी भी आपको स्वतंत्रता है। इसके बाद ये एक स्वतंत्रता प्रदान करता है आपकी आवास की, कि आप कहीं रह सकते हो, इसकी स्वतंत्रता है। और छठवीं स्वतंत्रता आपको देता है रोजगार या आजीविका की स्वतंत्रता। क्लियर है। ये कुछ वो फैक्ट है जो आपको अनुच्छेद 19 से एग्जामिनर पूछ सकता है और यहां से प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में वर्णित नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को सही करने के लिए आपको ये 6 की 6 स्वतंत्रताएं याद होनी चाहिए। जो तो आगे आप पढ़ते हो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता है, इसमें आप पढ़ते हो नोटा जो आपको नन ऑफ द अबव वोट डालते हो ना आप, नोटा पे बटन दबाते हो, इसका अधिकार। इसके बाद आप पढ़ते हो आरटीआई सूचना का अधिकार। इसके बाद आप पढ़ते हो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। ये सारे के सारे अधिकार आपको कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में है। क्लियर है। इसके बाद आप एक आर्टिकल देखोगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 पढ़े भाई। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है कि आपको अपराधों की 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। अपराधों की 2 सिद्धि, कि आपको अपराधों की 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कौन कौन से संरक्षण है? जिसमें पहला संरक्षण है कि कोई भी भूतलक्षी कानून आप पर लागू नहीं होगा। पहला, कोई भी भूतलक्षी कानून आप पर लागू नहीं होगा। जैसे आपने जुर्म सपोज करो आज 16 जनवरी 2025 को किया और आपके जो जुर्म आपने किया उसकी सजा 1 वर्ष हो सकती थी और आगे चल के आपको सपोज करो ये सजा सुनाई जाती है 2026 में, तो आप पर आज की तारीख के नियम लागू होंगे, न कि वर्तमान डेट के। क्लियर है। ये बात है, भूतलक्षी कानून लागू होते हैं। दूसरा होता है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्या है? स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। गवाही देने के लिए आपको कोई भी बाध्य नहीं कर सकता है, ये भी कहता है। क्लियर है। ये कुछ वो स्वतंत्रता है जो आपको प्रदान है। अब चलते हैं अनुच्छेद 21। सॉरी, यस, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है?
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें आप पढ़ते हो जीवन जीने का अधिकार। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न यहां से बनता है वो बनता है कि यदि आपसे भाग 3 ऑप्शन में नहीं दे एग्जामिनर, क्या नहीं दिए, भाग 3 ऑप्शन में नहीं दिया, और उसने पूछ लिया कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, अगर ऑप्शन में भाग 3 है आपका आंसर हो जाएगा भाग 3, लेकिन यदि आर्टिकल पूछे आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में आप पढ़ते हो आपको विवाह करने का अधिकार है, आप पढ़ते हो आपको विदेश जाने का अधिकार है, आप पढ़ते हो आपको चिकित्सा प्राप्त करने का अधिकार है। ये कुछ वो अधिकार है जो आपको जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं, और ये सारे के सारे वर्णित हैं आपके अनुच्छेद 21 में। थोड़ी क्विक रहने वाली है, फास्ट रहने वाली है क्लास, क्योंकि सारे के सारे जो मूल अधिकार है वो एक ही क्लास में कवर करवाएंगे। एक आर्टिकल है स्वतंत्रता का, वो है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण। क्लियर है, गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से आपको संरक्षण प्रदान किया गया है। गिरफ्तारी के संबंध में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार के कारण जानने का अधिकार है। पुलिस आपको ऐसे ही गिरफ्तार करके नहीं ले जा सकती, आपको अपने वकील से परामर्श का अधिकार है। क्या है, वकील से परामर्श का अधिकार है। और एक अधिकार आता है यदि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो 24 घंटे की अवधि में आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ये आपका है अनुच्छेद 22। अब चले अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आप अनुच्छेद 23 पढ़ते हो। एक मिनट, अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बलात्कार का प्रतिषेध है, और इसी में आप पढ़ते हो, देखिए मानव दुर्व्यापार मतलब मानव की खरीद फरोख्त। क्या है, मानव की जो खरीद फरोख्त है उस पर आपको क्या है भाई, रोक है। बलात् श्रम का मतलब है आपकी बेगार प्रथा पर प्रतिषेध किया गया है, ये आपकी बेगार प्रथा है। और इसके अंतर्गत आप पढ़ते हो वेश्यावृत्ति पर रोक है, यह है आपका अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 की मैं बात करूं तो 14 वर्ष से जो कम आयु वर्ग के बालक हैं उनको कोई भी कारखाने जोखिम भरे कार्यों में आप नहीं लगा सकते, इसके नियोजन पर प्रतिषेध किया गया है। और एक आता है इसमें बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम, जो पारित होगा आपका 2005 में। अच्छा फैक्ट बनता है, बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 में होगा, और इसी के बाद 2006 से आपको पता होगा कि कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, कोई स्पा, कोई चाय की दुकान, इन सभी पर यदि किसी बालक को 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक को आप रोजगार देते हो तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसी में आप पढ़ते हो 2012 में आएगा पोक्सो एक्ट। कौन सा आया, पोक्सो एक्ट आया, ये 2012 में। ये कुछ फैक्ट है जो आपको अनुच्छेद 24 से याद रखने हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब एक आर्टिकल है आपका 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अर्थात आप किसी भी धर्म को, क्या है, आप किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकते हैं, स्वेच्छा से स्वीकार कर सकते हैं, और आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। और ये सब स्वतंत्रता आपको प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25। 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों का आप मैनेजमेंट कर सकते हो, बिल्कुल प्रबंधन कर सकते हो, अनुच्छेद 26। 27 कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई भी राज्य किसी एक विशेष धर्म के लिए टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। उस टैक्स का, जो राज्य के पास टैक्स आ रहा है, उस टैक्स का प्रयोग किसी विशेष धर्म के संरक्षण के लिए नहीं कर सकता। तो करों के संदाय से स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, अनुच्छेद 27। 28 की बात करें तो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है किसी भी धार्मिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश को लेकर। और एक दूसरी बात और है कि अगर कोई राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे कोई सरकारी विद्यालय वगैरह है तो उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते आप। ये आपका अनुच्छेद 28। 2 आर्टिकल और है आज की क्लास के, अनुच्छेद
29 और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आपको प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक कौन रहेंगे, एक अच्छा प्रश्न बनता है यहां से। तो दो आधार है अल्पसंख्यकों के, कौन सा, एक आधार भाषा का और दूसरा आधार धर्म का। क्लियर है? तो धर्म और भाषा, इन दो आधारों पर अल्पसंख्यक माना गया है भारतीय संविधान में। और प्रश्न पूछा भी गया है कि निम्न में से किन आधारों पर अल्पसंख्यक मानोगे आप, तो दो आधारों पर मानोगे। अनुच्छेद 29 कहता क्या है, कोई भी है, जैसे आप आदिवासी देखते हो और आदिवासी लोगों की सपोज करो कोई विशेष संस्कृति है और क्या है, कोई विशेष भाषा हो सकती है, कोई विशेष लिपि हो सकती है, तो वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30 कहता है कि कोई भी जो विशेष भाषा वाला है, विशेष संस्कृति वाला है, विशेष लिपि वाला है, वो अपनी संस्कृति, लिपि और भाषा के संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है, उनका प्रशासन देख सकता है, ये मैनेजमेंट देख सकता है। और ये कहता है आपका अनुच्छेद 30। ये दो आर्टिकल हैं भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है। एक आर्टिकल आप पढ़ते हो अनुच्छेद 31। हाँ, एक आर्टिकल और रह गया था, सॉरी, अनुच्छेद 21A। अच्छा है, यहां से प्रश्न पूछते थे कैसे कैसे, भाई देखो अनुच्छेद 21A ये मूल संविधान में नहीं था, और मूल संविधान में नहीं था तो बाद में जोड़ा गया है, बिल्कुल जोड़ा गया है। कौन सा, एक 44वां अमेंडमेंट होगा 1978 में, और इसके द्वारा जोड़ा जाएगा। किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से। किससे रिलेटेड है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ग के आयु वर्ग के बालकों के लिए है, और कक्षा 1 से लेकर 8। कहां तक भाई, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो बालक हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन होगा और 2002 के द्वारा जोड़ा, सॉरी ये गलत है, ये तो संपत्ति वाला है ना। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, सॉरी क्योंकि 31 पढ़ा रहा था। यस, अब चले 31 पर। देखो ये मूल संविधान में था, क्लियर है, ये मूल संविधान में था लेकिन वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में नहीं है इसका मतलब कोई अमेंडमेंट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। 44वां हुआ है 1978 के द्वारा, और इसको हटा दिया गया है। वर्तमान में ये केवल एक सामान्य कानूनी अधिकार है। क्या है, सामान्य कानूनी अधिकार है। कौन से आर्टिकल में है, 300A में है। कौन से आर्टिकल में, 300A में, अनुच्छेद 32। यस, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, इन्होंने इसको आत्मा की संज्ञा दी है। क्या दी है, इन्होंने आत्मा की संज्ञा दी है। यदि आपसे पूछा जाए कि ठाकुरदास भार्गव भारतीय संविधान की आत्मा किसको बताते हैं, तो ठाकुरदास भार्गव के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा हो जाएगी प्रस्तावना। ये अनुच्छेद 32 किससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 32 में आप पढ़ते हो रिट, और रिट में आप पढ़ते हो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिनमें पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक रिट आप पढ़ते हो इसमें प्रतिषेध, एक रिट पढ़ते हो आप उत्प्रेषण, एक रिट पढ़ते हो आप अधिकार प्रक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षा, ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है अनुच्छेद 32 के तहत। ये आपके आर्टिकल्स हैं मौलिक अधिकारों से रिलेटेड, जो मैंने आज की क्लास में आपको कवर करवाए। इसके बाद आपको क्लास मिलने वाली है मौलिक अधिकारों से रिलेटेड एमसीक्यू की। आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर करें। मिलता हूं एमसीक्यू की क्लास लेकर। मौलिक अधिकार, देखो थोड़ी सी ये फास्ट क्लास रही है, क्योंकि मेरा प्रयास था कि आपको सारे के सारे मौलिक अधिकार कम समय में और मैं कवर करवा सकूं, तो मेरा प्रयास ये था, इसलिए थोड़ा मैंने फास्ट पढ़ाया है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू सीरीज को लेकर। तब तक आप वीडियो को देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।